Dear students, welcome to all of you who is present in online class. Today I am going to discussing the topic right to property, which is related to the subject of constitutional law of India. जैसा कि आप सब भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लेखित निहित आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 के बीच नागरिकों के मूल अधिकारों से संबंधित जितने भी तथ्य थे उसे पहले के क्लासेज में वर्गों में पढ़ चुके हैं। उसी क्रम में उस पढ़ाने के क्रम में संपत्ति के अधिकार पर भी कुछ चर्चाएं किया गया था। उस समय कहा गया था कि जो राइट टू प्रॉपर्टी पहले मूल अधिकार में था, अर्थात फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत राइट टू प्रॉपर्टी को संविधान में रखा गया था। उसके बाद संविधान लागू होने के बाद से ही उस पर विवाद प्रारंभ हो गया सरकार एवं न्यायालयों के बीच। चाहे वह 1951 की बातें संविधान संशोधन की बात हो या 1967 के गोलकनाथ बनाम केस से संबंधित हो या कामेश्वर सिंह के मामला हो जो जमींदारी उन्मूलन से रिलेटेड हो या प्रीवी पर्स से संबंधित मामला हो। इस तरह से बहुत से मामले जो 1978 से पहले इस राइट टू प्रॉपर्टी के संबंध में आया, जो सरकार एवं न्यायालयों के बीच टकराव की स्थिति पैदा किया। अंततः 1978 में 44वां संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 31 द्वारा प्रदत्त संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर इसे एक संवैधानिक अधिकार के रूप में लाया गया, जिसे साधारण विधि बनाकर उसका विनियमन किया जा सकता है। अर्थात इसके लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, न होगी। कहने का तात्पर्य कि अनुच्छेद 19F एंड आर्टिकल 31 को संविधान के प्रावधानों से डिलीट कर एक नया अनुच्छेद 300 का आर्टिकल 300A ऐड किया गया, जोड़ा गया। तो अनुच्छेद 300 का यह उपबंधित करता है कि कोई व्यक्ति विधि के प्राधिकार ऑथोरिटी ऑफ लॉ के बिना अपनी संपत्ति से वंचित नहीं किए जा सकते, क्योंकि इसी संदर्भ में जीलू भाई नॉन भाई काछर वर्सेस गुजरात राज्य का एक मामला 1995 में आया। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संपत्ति का अधिकार संपत्ति का आधारभूत ढांचा नहीं है, बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि यह एक संवैधानिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है।
फिर तुकाराम जोशी वर्सेज MIDC के मामले जो 2013 में आया, अर्थात तुकाराम के मामला जो न्यायालय में आया, उसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संपत्ति का अधिकार मानव अधिकार है, मानवीय अधिकार है, अर्थात आर्टिकल 300A के अंतर्गत जो संवैधानिक अधिकार है उसे हम एक अधिनियमित विधि भी कर सकते हैं जो न्याय संगत हो, निष्पक्ष हो और युक्ति युक्त हो। ने कहने का तात्पर्य कि इस अनुच्छेद के अधीन अर्थात आर्टिकल 300A के अधीन किसी व्यक्ति के संपत्ति को राज्य द्वारा यदि अर्जित किए जाते हो या किए जाने का उद्देश्य हो तथा क्या उसके लिए कोई प्राधिकार दिया जाएगा, कोई प्रतिकर, प्राधिकार के अंतर्गत कोई प्रतिकर मिलेगा और वह प्रतिकर दिया जाएगा तो कितना दिया जाएगा। इन प्रश्नों के निर्धारण विधायिका के अधीन होगा। यानी न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि किसी व्यक्ति की संपत्ति का यदि अंतरण किया जाता है, उसे लिया जाता है, तो उसके प्रतिकर के रूप में कुछ देना होगा, उसका वैल्यूएशन करके, उसका निर्धारण करके उसके उचित मुआवजा भी मिलना चाहिए। इसी तरह से एक और मामला आया जो कि मेनका गांधी का मामला कहा जाता है, जो मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया जो 1978 में यह मामला आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह अभिनिर्धारित किया कि दैहिक स्वतंत्रता यानी दैहिक स्वाधीनता से वंचित करने वाली विधि जस्ट, फेयर एंड अनरीजनेबल होनी चाहिए। अर्थात आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उसके संदर्भ में कोर्ट ने कहा कि नहीं सर, कोई भी अगर उसे संपत्ति का अंतरण होता है तो उससे उसकी दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। यदि वह विधि बनता है तो वह उचित, युक्तिपूर्ण और युक्ति युक्त, जस्ट, फेयर एंड अनरीजनेबल होनी चाहिए। अर्थात यह नेचुरल लॉ, नैसर्गिक न्याय के अनुरूप होना चाहिए। अतः यदि आर्टिकल 300A अनुच्छेद 300 क के अधीन किसी व्यक्ति के संपत्ति को अर्जित करने के लिए राज्य द्वारा कोई विधि बनाई जाती है तो न्यायालय इसकी जांच करेगा। यानी सरकार यदि किसी व्यक्ति की संपत्ति का अंतरण करती है या जो लॉ ऑफ अथॉरिटी प्राधिकार बनाती है, प्राधिकार के तहत संपत्ति का अधिग्रहण होता है, तो वहां पर न्यायालय उसकी उचित जांच करेगा और इस जांच के अंतर्गत यह देखेगा कि क्या यह अनरीजनेबल है या विधि युक्ति युक्त है अथवा नहीं है। यदि ऐसी विधि द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण किसी पब्लिक प्रयोजन के लिए, लोक प्रयोजन के लिए नहीं किया गया है या इसका कोई उचित प्रतिकर नहीं दिया गया है, तो उसे न्यायालय द्वारा
अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा या की जाएगी। इसके अलावे भी आप सब एक और मामला कर्नाटका स्टेट से है कि केडी प्लांटेशन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेज कर्नाटका स्टेट, जो 2011 में आया था। उसे पढ़कर आप समझ सकते हैं कि संपत्ति के जो अधिकार है, संपत्ति के अधिकार अर्थात जो अनुच्छेद 300 क के द्वारा जो प्रावधान है वह और भी स्पष्ट हो सकता है। उसका विस्तृत वर्णन आपको पुस्तकों में मिलेगा, तो वह भी इम्पोर्टेंट मामला है। तो ये सभी तथ्यों को समझने के बाद, चाहे वो मेनका गांधी केसेज हो या तुकाराम के मामला हो या केडी प्लांटेशन प्राइवेट लिमिटेड की मामला हो या उससे पहले की केसेज है इत्यादि के द्वारा जो न्यायालय का दृष्टिकोण था, उसे देखने के बाद यदि आप सबों के सामने यह प्रश्न उठता होगा कि आखिर संपत्ति क्या है, संपत्ति शब्द होता क्या है, तो न्यायालय के द्वारा इसकी व्याख्या भी किया गया है कि संपत्ति के अंतर्गत वे सभी मानव हित सम्मिलित है। अंडर द प्रॉपर्टी वे सभी इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग सम्मिलित है, जिनमें स्वामित्व से संबंधित मालिकाना से रिलेटेड अधिकारों के गुण होते हैं। अर्थात वे सभी प्रकार के इंटरेस्ट अंतर्निहित है जिसका अंतरण ट्रांसफर किया जा सकता है, चाहे वह मूर्त हो अथवा अमूर्त हो, मोर्टल हो या इमोर्टल हो, दोनों प्रकार के अधिकार इसमें है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट संविदा हो, पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी संपत्ति के हिस्से हो, या मॉर्गेज बंधक हो, या कोई डिक्री हो, या ऋण हो, तथा कंपनी में पार्टनर के हित भी हो कि इंटरेस्ट ऑफ पार्टनर इन एनी कंपनी इत्यादि, जो भी ये सभी सब्जेक्ट है वो संपत्ति के अंतर्गत आते हैं। अंततः हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 300A द्वारा जो उपबंधन है, जो प्रोविजंस है कि कोई भी व्यक्ति विधि के प्राधिकार ऑथोरिटी ऑफ लॉ के बिना अपनी संपत्ति से वंचित नहीं होंगे, विदाउट ऑथोरिटी ऑफ लॉ स्टेट संपत्ति का अधिग्रहण नहीं करेगा। इसका अर्थ यह है कि राज्य को व्यक्तिगत संपत्ति लेने का अधिकार तो प्राप्त है, किंतु ऐसा करने के लिए उसे किसी विधि का प्राधिकार प्राप्त होना चाहिए। इट मीन्स अर्थात कि राज्य केवल अपनी विधायी शक्ति के द्वारा ही, लेजिस्लेचर पावर के द्वारा ही संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है, न कि एग्जीक्यूटिव पावर के द्वारा, कार्यपालिका के आदेश के द्वारा वह संपत्ति का अधिग्रहण नहीं कर सकती। इस तरह से उपरोक्त तथ्यों को जानने से यह स्पष्ट होता है, या जो चर्चाएं हुई उससे आप लोग यह क्लियर कर सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं कि भारतीय संविधान में जो आर्टिकल 300A जो ऐड किया गया
उसे एक संवैधानिक अधिकार की दर्जा दी गई, वह मूल अधिकार से उसे हटाया गया जो 1978 के 44वें संशोधन से इसमें परिवर्तन किया गया, जो कि पहले का है आर्टिकल 19F या आर्टिकल 31 के कुछ जो प्रोविजियो था उसको डिलीट किया गया। लेकिन जो आर्टिकल 300 को ऐड किया गया, इसमें यह नागरिक और अनागरिक दोनों को राज्य के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त है। अर्थात व्यक्ति के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त नहीं है, वह राज्य या स्टेट इट मीन्स सरकार के विरुद्ध नागरिक या अनागरिक को प्रिवेंशन, संरक्षण, प्रोटेक्शन प्राप्त है। दूसरी बात यह है कि यह अधिकार संविधान के 7वें अनुसूची से प्राप्त है। 7वें अनुसूची से प्राप्त है, अतः इसमें संशोधन करने के लिए अनुच्छेद 364 अनुच्छेद 364 में प्रोवाइड विधि प्रक्रिया का अनुसरण करना पड़ेगा। अर्थात इसके अंतर्गत इस प्रक्रिया में 2/3 मेजॉरिटी 2/3 बहुमत और 5 राज्यों के अनुसमर्थन के द्वारा ही इसमें अमेंड किया जा सकता है। फिर भी यह अनुच्छेद जो आर्टिकल 300 को लाया गया, इसके पीछे यही उद्देश्य था कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है, वेलफेयर स्टेट है और यह एक विकासशील राज्य है, जिसके कारण यहाँ डेवलपमेंट का कार्य होना है। यदि इसे संपत्ति के अधिकार को यदि फंडामेंटल राइट मूल अधिकारों में रखा जाएगा तो बार बार न्यायालय इसे चेक एंड बैलेंस करेगा, जो कि 1960-70 के दशक में भी देखने को मिला, जिसमें इंदिरा गांधी जो भारत प्रधानमंत्री थी वह खींच कर बार बार संविधान संशोधन उसे करना पड़ता था। उसके बाद फिर न्यायालय के द्वारा उस पर कुछ न कुछ कमेंट आ जाते थे, इसलिए यह अमेंडमेंट करना पड़ा। 44 अमेंडमेंट जनता पार्टी की सरकार आई, उसने की और इसमें स्पष्ट किया गया कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है और इसके जो विकास के लिए जो भी कार्य है, इसके लिए संपत्ति का अधिग्रहण करना, भूमि का भी अधिग्रहण करना अनिवार्य है, चाहे वह इरिगेशन से रिलेटेड हो, चाहे वह रोड NH बनाने के हो, चाहे वह एयरपोर्ट बनाने का हो, हॉस्पिटल बनाने का हो, यूनिवर्सिटी बनाने का हो या अन्य कार्यों के लिए है। सरकार को आवश्यकता पड़ेगी, राज्य को आवश्यकता पड़ेगी अधिग्रहण करने का, इक्विजेशन करने का, इसलिए इसे अलग एक दूसरे अधिकार के अंतर्गत रखा गया, मूल अधिकार से हटाया गया। तो इस तरह से आप सब जो राइट टू प्रॉपर्टी के विषय में जो 4-5 मामले भी है जो प्रमुखता से है तो बहुत से मामले, लेकिन प्रमुख रूप से जो मामले हैं जिसकी चर्चाएं हमने की, उसको आप थोड़ा विस्तृत रूप में पुस्तकों में देखिएगा और इसका एक संक्षिप्त ब्रीफली नोट तैयार कीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में जनरली LLB 1 और प्री लॉ 3rd के, चाहे वह त्रिवर्षीय हो या पंचवर्षीय हो, लॉ के फर्स्ट पार्ट में यह राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रश्न आते हैं और यह एक हल्का चैप्टर है और इससे संबंधित प्रश्नों को साधारणतः सभी स्टूडेंट
अच्छी तरह से इसका जवाब दे पाते हैं, इसलिए इसे थोड़ा ध्यान से देखकर तैयारी कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।